नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है प्राइम उत्तर प्रदेश का, तो रुक करते हैं यूपी की खबर की ओर। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यास तहखाने की मरम्मत के लिए याचिका दायर पर आज सुनवाई होगी। हिंदू पक्ष ने व्यास तहखाने की अविलंब मरम्मत की मांग उठाई है। इसमें मुस्लिम पक्ष के लोगों के छत पर नमाज पर आपत्ति जताई गई है। याचिका में तहखाने की कमजोर छत का हवाला देते हुए मुस्लिम नमाजियों पर छत ध्वस्त करने के इरादे से उछलने कूदने का आरोप लगाया गया है। कोर्ट से इन सभी गतिविधियों पर विराम लगाने को लेकर गुहार लगाई गई है, जिस पर आज दोपहर बाद सुनवाई शुरू होगी। मंगलवार को ज्ञानवापी स्थित व्यासजी तहखाने के तलगृह की मरम्मत व छत पर किसी को जाने से रोकने की याचिका सुनी जाएगी। प्रार्थना पत्र मां श्रृंगार गौरी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया वगैरह मुकदमे की वादी सुंदरपुर निवासी रामप्रसाद सिंह ने दाखिल किया है। रामप्रसाद के वकील सुधीर त्रिपाठी, सुभाष नंदन चतुर्वेदी, दीपक सिंह की ओर से दाखिल प्रार्थना पत्र में बताया गया है कि अदालत के आदेश पर व्यासजी तहखाने के तलगृह में पूजा पाठ होनी है। तो पूजा पाठ जारी है। फिलहाल ज्ञानवापी केस में आज बड़ी सुनवाई होने जा रही है, तो दोपहर बाद से ये सुनवाई होगी। व्यासजी तहखाने से जुड़े मामले में सुनवाई होनी है। दीवार के खंभे और छत की मरम्मत की कोर्ट से अपील की गई है। तो ज्ञानवापी के मामले में आज बड़ी सुनवाई होनी है। तहखाने के मामले में ये सुनवाई होनी है। खंभे और छत की दीवार कमजोर होने के चलते कोर्ट से अपील की गई है कि मरम्मत कराई जाए। मरम्मत कराने के ये हिंदू पक्ष ने व्यास तहखाने की अविलंब मरम्मत की कोर्ट से मांग की है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शैलेंद्र सिंह जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, बड़ी आज सुनवाई होने वाली है ज्ञानवापी केस में, तो क्या है पूरा मामला? जिस तरीके से ज्ञानवापी प्रकरण जो चल रहा है इस समय, लगातार जो याचिका दाखिल होती जा रही है, इसके साथ साथ आपसे बताते चलिए कि जिस तरीके से सुनवाई हो रही है ये एक अपने आप में अहम है। बताते चलिए इसी प्रकरण में आज जो है ज्ञानवापी केस में आज की जो सुनवाई होगी वो अहम होगी, चूंकि व्यास जी के तहखाने से जुड़े मामले में आज सुनवाई होनी है। तहखाने की मरम्मत कराने की याचिका पर भी आज से एक सुनवाई होनी है। इसके साथ साथ मंदिर न्यास की तरफ से डाली गई ये याचिका थी कि इस पे अपने पक्ष में लाने के लिए याचिका दाखिल की गई थी। छत पर नमाजियों की वजह से जो कहा गया है कि इसमें दरार का दावा किया गया है कि जो नमाजियों की जो संख्या इसमें एक सीमित की जाए, और उसके वजह से जो दरार जो पड़ी है ये दावा है। इसमें जिला जज के आदेश पर तहखाने में पूजा शुरू हुई थी। अभी कुछ दिन पहले जो व्यास जी के तहखाने में पूजा का जो एक अनुमति मिला था, इसके बाद जो है साथ ही साथ बताते चले कि जो आज इस पूरे प्रकरण में लगभग जो 2 बजे का बाद का जो समय जो रहेगा वो एक अहम रहेगा, कि जिस तरीके से जो 2 बजे का जो समय है वो एक अहम रहेगा अपने आप में। और वो देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि किस तरीके से आज क्या फैसले आते हैं, क्या सुनवाई होती है, किस तरीके से जो कैसे क्या करते हैं जज। अब 2 बजे के बाद का जो समय है वो एक अहम समय रहेगा। जी शैलेंद्र, अगर बात की जाए तो हिंदू पक्ष ने मुस्लिम पक्ष पर आरोप लगाया है कि जानबूझकर छत पर उछलते कूदते हैं, तो इसको लेकर क्या है पूरा मामला? क्या सही मायने में ये सारी चीजें हैं या नहीं? कि आरोप और प्रतिरोध के दौर जो है वो हमेशा लगते रहते हैं। उसके साथ साथ आपसे बताते चले कि जिस तरीके से जो उसमें जो लगाया गया, जो इसमें जो एक पॉइंट जो है इनका कि छत पे जो दरार पड़ी है, मेंटेनेंस की बातें की जा रही हैं। इसके साथ साथ इन्हीं कुल मुद्दों पे जो है इनके जो पॉइंट है, इसी पॉइंट पे जो है आज जज अपना जो है उस पर डिसीजन लेंगे। देखेंगे किस तरीके से क्या इसमें हो सकता है। शायद संख्या बल जो है, जो नमाजियों की जो संख्या, शायद उसमें कुछ एक अहम फैसला कुछ दे सकते हैं। तो कुल मिला के अभी 2 बजे के बाद का जो समय रहेगा वो एक अहम रहेगा कि किस तरीके से जो है क्या जो जज अपना जजमेंट देते हैं या किस तरीके से क्या निर्णय लेते हैं। ये अभी 2 बजे के बाद का ही समय एक अहम होगा। जी, ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए शैलेंद्र बहुत बहुत धन्यवाद।
लोकसभा चुनाव का ऐलान हो गया है और ऐसे में यूपी इस बार भी 7 चरणों में लोकसभा चुनाव होगा। पहला चरण 8 सीटों पर वोटिंग होगी। वहीं इस बार सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, नगीना, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत सीटों से यूपी में लोकसभा चुनाव का आगाज होगा। पहले चरण के लिए 20 मार्च को नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। वहीं 19 अप्रैल को वोटिंग होगी, जबकि 2 जून को काउंटिंग होगी। आपको बता दें कि यूपी में नई मतदाता सूची में अब 15,26,24,000 मतदाता हैं। तो 24 का शंखनाद शुरू हो गया और 19 अप्रैल से वोटिंग होगी, जिसका नामांकन प्रक्रिया 20 मार्च से शुरू होनी है। तो लोकसभा का चुनाव अब निकट आ गया है। ऐसे में सभी दल अपनी कमर कस चुके हैं और तैयारियों को अंतिम चरण दे रहे हैं। मात्र 2 दिन का समय बचा है और इस समय को यूटिलाइज करने के लिए सभी दल तत्पर हैं। आपको बता दें कि लोकसभा 2024 के चुनाव को लेकर सभी दलों ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। सपा विधायक इरफान सोलंकी के आगजनी और आचार संहिता उल्लंघन मामले में आज बड़ा फैसला आना है। इसको देखते हुए विधायक को महाराजगंज जेल में तलब किया गया है। पहली एमपी एमएलए सेशन और फिर लोअर कोर्ट में फैसले के लिए ले जाया जाएगा। इरफान सोलंकी पर आने वाले फैसले को लेकर अभियोजन और बचाव पक्ष दोनों अलर्ट हैं। वहीं अगर सोलंकी को 2 साल से ज्यादा की सजा हुई तो उनकी विधायकी भी चली जाएगी। मुठीगंज थाना क्षेत्र के सत्ती चौराहे पर देर रात उस वक्त भारी हंगामा और बवाल हुआ जब एक विवाहिता की मौत को लेकर मायके पक्ष से जुड़े लोगों ने जमकर ससुरालियों के सामने हंगामा काटा। अभी शादी के 1 ही महीने के ऊपर ही हुआ था कि एक विवाहिता का शव उसके कमरे के अंदर फांसी के फंदे पर लटकता हुआ मिला, जिसके बाद परिवार में कोहराम मच गया। शव को देखते ही परिजनों ने कोहराम मचाया और मौके पर पहुंचे मायके पक्ष के लोगों ने ससुरालियों पर हत्या का आरोप लगाकर जमकर कहा सुनी और विवाद करने लगे। इसी बीच 3 मंजिला मकान के निचले हिस्से में आग लगा दी गई और धीरे धीरे आग की लपटें पूरे मकान को अपने जद में ले ली, जिसकी चपेट में आकर विवाहिता के सास ससुर की जलकर मौत हो गई है। घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने आला अधिकारी व फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाया और कड़ी मशक्कत के बाद मकान के अंदर फंसे 5 लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला और मृतक के सास ससुर का शव बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में भी जुट गई है। थाना मुठीगंज पे एक सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला जिसका नाम अंशिका केशरवानी है, उसके द्वारा अपने ससुराल में आत्महत्या कर ली गई है तथा दोनों मायके व ससुराल के पक्ष मौके पर मौजूद हैं। उस पर तुरंत जो थाने की पुलिस टीम है वो मौके पर पहुंची। उसमें जो दोनों पक्षों के लोग हैं वो आपस में झगड़ा कर रहे थे। उसी के दौरान जो मायके पक्ष वाले हैं उनके द्वारा ससुराल पक्ष के घर में आग लगा दी गई। पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को वहाँ से इमीडिएटली रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया व फायर ब्रिगेड को सूचित किया गया। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच के और उसकी मदद से आग पर काबू पाया गया। प्रयागराज में विवाहिता की मौत के बाद ससुरालियों की वोट लगाते हुए मायके पक्ष के लोग नजर आए हैं। तो ससुरालियों पर गुस्सा विवाद करते हुए मायके पक्ष के लोगों ने सास ससुर को आग लगा दी। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ पवन पटेल जुड़ चुके हैं। तो पवन, क्या है पूरा मामला कि एक विवाहिता की 1 ही महीने के अंदर मौत हुई है? सबके लिए पूरा मामला प्रयाग के सत्ती चौराहा का है, जहां पर रात विवाहिता का शव घर के अंदर सर्दी परिस्थितियों में फांसी के फंदे पर लटकता हुआ पाया गया और इस घटना के बाद से मौके पर पहुंचे मायके पक्ष के लोगों द्वारा हत्या का आरोप लगाकर जमकर हंगामा किया गया। हालांकि दोनों पक्षों द्वारा जमकर विवाद हुआ। तमाम कहासुनी के बाद किसी ने 3 मंजिला मकान के इमारत में निचले हिस्से में आग लगा दी और आग की घटना से इस पूरे घटना को लेकर पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और आग की लपटें जो लगातार बढ़ती चली गई और इस आग के लपटों में जो मृतका है उसके सास ससुर भी आग की चपेट में आकर उनकी भी मौत हो गई। इस पूरे घटना को लेकर
लेकर पूरे इलाके में हड़कंप का माहौल है। हालांकि मौके पर पुलिस के तमाम आला अधिकारी, फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंची है, आग पर काबू पाया गया। लेकिन जब तक जो मृतका है उसके सास ससुर, उसकी भी मौत हो चुकी थी। पुलिस द्वारा तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। बताया गया है कि जो मृतका है उसकी शादी करीब माह भर पूर्व हुई थी। हालांकि मां के पक्ष ने आरोप लगाया है कि जो अविवाहिता है उसके ससुराल पक्ष को लगातार शादी के बाद से दहेज की मांग कर रहे थे। पुलिस द्वारा इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। हालांकि अभी तक किस तरीके की पुलिस ने इस पर कार्रवाई की है ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन पुलिस ने जो बयान जारी किया है उसमें यह कहा गया है कि जो मृतका है उसको ससुराल पक्ष के लोगों द्वारा उसको मारकर फांसी के फंदे पर लटकाया पवन, गया है। अगर बात की जाए इलाके के माहौल में, तो इलाके में अब क्या माहौल देखने को मिल रहा है? चूंकि घटना देर रात की है और पुलिस को एहतियातन वहां पर पुलिस की टीमें लगाई गई है। पुलिस के जो आला अधिकारी है वो मौके पर पहुंचे थे और तमाम जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं वो मौके पर पहुंची थी। हालांकि जो स्थिति है वो पूरी तरीके से सामान्य है। एहतियातन वहां पर पुलिस की टीमों की तैनाती की गई है। पुलिस द्वारा जांच पड़ताल की जा रही है। पुलिस द्वारा इस पूरे तथ्यों को खंगाला जा रहा है कि आखिर विवाहिता की जो मौत है वो किस तरीके से हुई है, क्योंकि जो विवाहिता है उसका शव घर के अंदर फांसी के फंदे पर लटकता हुआ पाया गया था, जिसको लेकर मायके पक्ष के लोगों द्वारा हत्या का आरोप लगाकर जमकर हंगामा किया गया था। इसी दौरान 3 मंजिला मकान में किसी ने आग लगा दी और आग की इस घटना में जो मृतका है उसके सास ससुर की भी मौत हो गई है। पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। हालांकि देखिए किस तरीके से पुलिस की जांच पड़ताल होगी, किस तरीके से इस पर कार्रवाई होगी, ये निश्चित रूप से आने वाले समय में महत्वपूर्ण होगा। जी पवन, अगर बात की जाए तो आग की चपेट में आए ससुराल पक्षियों में कौन-कौन लोग अभी सुरक्षित बाहर निकाले जा चुके हैं? देखिए जिस तरीके से आग की जो घटना थी और आग के जो तमाम तस्वीरें भी हम सबने देखी है, 3 मंजिला मकान में भीषण आग लगी हुई थी। हालांकि पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत किया, रेस्क्यू कर 5 लोगों को वहां से सुरक्षित निकाल लिया गया और जब आग पर काबू पाया गया और पूरे मकान की तलाशी ली गई, सर्च किया गया, तो जो मृतका के सास ससुर है वो पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुके थे। पुलिस द्वारा उनके शवों को कब्जे में लिया गया है, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। अब पुलिस उस पर जांच पड़ताल कर रही है, किस तरीके से जो तथ्य है वो सामने आएंगे, किस तरीके से इस पर कार्रवाई होगी, क्या पूरा इस तरीके से घटना का जो किस तरीके से पुलिस घटना का खुलासा करेगी, किस तरीके से पुलिस की जो जांच है वो कहां तक पहुंचेगी। हालांकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही मामला कहीं न कहीं जो है स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन लगातार जो 3 मौतें हैं उससे पूरे क्षेत्र में हड़कंप है, तो पूरे क्षेत्र में सनसनी फैली हुई है। लोग जो है तमाम तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। पवन, अगर बात की जाए तो मायके पक्ष के लोगों में और ससुरालियों के पक्ष के लोगों में क्या मांगे हैं? देखिए अभी तक चूंकि इतनी बड़ी घटना हो गई, विवाहिता जिसकी शादी करीब माह भर पूर्व हुई थी और मायके पक्ष के लोग आए हैं, दबाव उन लोगों ने आरोप लगाए हैं कि ससुराल पक्ष के लोगों ने दहेज की मांग करते हुए लगातार विवाहिता को प्रताड़ित किया था, जिससे तंग आकर जो है विवाहिता की लोगों ने मारकर इसको फांसी के फंदे पर लटका दिया। हालांकि जो ससुराल पक्ष के लोग हैं उसमें से सास तमाम अन्य पहलुओं पर जांच पड़ताल की है। दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। पुलिस द्वारा जांच की जा रही है, किस तरीके से इस पर जांच होगी, किस तरीके से जो तथ्य है वो सामने आएंगे, पुलिस की जांच पड़ताल के बाद ही पता चल पाएगा। ठीक है, ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए पवन बहुत बहुत धन्यवाद। सरयू तट पर बसी प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या हर किसी के लिए आकर्षण का केंद्र बन गई है। धार्मिकता के साथ साथ प्रभु राम की नगरी अयोध्या पर्यटन की दृष्टि से भी विश्व के मानचित्र पर स्थापित हो रही है। जब से अयोध्या में रामलला विराजमान हुए हैं तब से पूरे देश दुनिया की निगाहें धर्म नगरी अयोध्या पर टिकी हैं। राम मंदिर बनने के बाद राम नगरी अब शूटिंग स्थल के रूप में भी उभर रही है। अब तक हिंदी फिल्म, भोजपुरी फिल्म या कई गानों के एल्बम की शूटिंग अयोध्या में हो चुकी है। उर्वशी सोलंकी आर्मी की यूनिफॉर्म पहनकर देशभक्ति गाने की एल्बम की शूटिंग करेंगी, जिसके बोल हैं, देश पहले सोने की चिड़िया थी, अब बन गई शेर की चिड़िया। देशभक्ति गानों का क्रेज़ तो कभी ना ख़त्म था, ना है, ना होगा। बिकॉज नहीं, बहुत गाने आ रहे देशभक्ति के। हमने ये अभी लेटेस्ट गाना देशभक्ति का किया था, जो कि हमारा बहुत अच्छा वायरल हुआ है। और ये गाना हमारा देशभक्ति का भी है, बट इस गाने को हमने डेडिकेट किया है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को,
जिन्होंने 15-16 साल में जो काम किए, अच्छे काम किए हैं। देखो कितना बदल गया इंडिया। आज मैं बाहर भी शूट करता हूँ, मैंने पहले भी बाहर बहुत शूट किया, आज मैं बाहर शूट करता हूँ तो हमारे इंडिया की इतनी तारीफ़ होती है, शूटिंग बहुत फ्रेंडली हो जाती है, तो ज़्यादा प्रॉब्लम होता नहीं है। तो हमने ये गाना चुना है कि इसमें पहले हमारा इंडिया सोने की चिड़िया थी, अब बन गई वो शेर। अयोध्या सालों से लोग जानते हैं, लेकिन अयोध्या में इतना लोगों का आना नहीं देखा था। जब से राम जी आए हैं वापस, तो लोग टूट टूट के अयोध्या में दर्शन के लिए आ रहे हैं। मैं आ रही थी फ्लाइट में, इतनी भीड़ थी, एयरपोर्ट पे इतनी भीड़ थी, और यहाँ पे मैंने देखा कि भगवान श्री राम, राजा राम जब अयोध्या पधार चुके हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम भी जाके शूट करें, ताकि वो हमें हमेशा के लिए हमारे लिए एक मेमोरी कैद हो जाए हमारे गाने में। बलरामपुर में चुनाव, होली, रमजान के दृष्टिगत फ्लैग मार्च किया गया, जिस दौरान जिला अधिकारी अरविंद सिंह, पुलिस अधीक्षक केशव कुमार और सीआईएसएफ की संयुक्त टीम भी मौजूद रही। साथ ही जनपद वासियों को सुरक्षा का एहसास कराया गया और आपसी भाईचारा और शासन प्रशासन के सहयोग करने की अपील भी की गई। देखें, पुलिस और प्रशासन के स्तर से जो है तैयारियां पूर्ण हैं। हम लोग विधानसभा का भी यहाँ पे बाई इलेक्शन है, गैसोड़ी में लोकसभा का भी इलेक्शन है, मेला भी होना है और विभिन्न पर्व भी हैं। इस चीज़ को लेकर के पूरी तरीके से मुस्तैदी से हैं और एमसीसी जैसे ही लगा हुआ है, आप सभी को ज्ञात है कि बहुत स्ट्राइकिंग फोर्स के साथ इसका अनुपालन कराया जा रहा है। और इसी चीज़ की जो है रैंडम रूप से मॉनिटरिंग करने के लिए और एरिया डोमिनेशन के लिए यहाँ पे जो है कप्तान साहब के साथ मैं यहाँ पे हूँ और यहाँ की जनता के साथ डायरेक्ट एक संवाद स्थापित करना है और निवेदन करना है कि बड़ी संख्या में जो है वो मतदान करें और किसी प्रकार से एमसीसी का वायलेशन न तो आम जनता में किसी नागरिक के द्वारा किया जा रहा हो। देखिए, आप सभी को विदित है कि एमसीसी लागू हो गई है और उसका जो है अनुपालन पूरी कठोरता से और निष्पक्षता के साथ करवाया जा रहा है। हम लोगों को अभी एक कंपनी सीआईएसएफ मिली हुई है, उसके साथ रोटेशन से हर थाना क्षेत्र में जो है एरिया डोमिनेशन और फ्लैग मार्च करवाया जा रहा है। आज मैं और डीएम साहब हम लोग साथ में उतरौला कस्बे में हम लोगों ने एरिया डोमिनेशन और फ्लैग मार्च किया है। इसके अलावा भी सभी थाना क्षेत्रों में एसएचओज, पुलिस लाइन की रिजर्व फोर्स के साथ लगातार पेट्रोलिंग और एरिया डोमिनेशन चल रहा है। क्लियर मैसेज है पुलिस और प्रशासन की तरफ से कि कोई भी अराजक तत्व जो है, यदि वो सोचेगा भी कि किसी भी तरीके से कोई भी विघ्न डालने का यदि मन में ज़रा सा भी विचार आता है, तो उसके विरुद्ध जो है उसके हिसाब से कठोरता के साथ उससे निपटा जाएगा और कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। मथुरा थाना फरई में हनुमान मंदिर के पास रेलवे ट्रैक पर हत्या कर शव फेंकने का मामला सामने आया है, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया है। वहीं परिजनों का कहना है कि मृतक युवक रेलवे फाटक के पास दुकान चलाता था। साथ ही परिजनों का कहना है कि हत्या कर शव को फेंक दिया गया है और मौके पर पहुंची पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। नौबस्ता बंबई इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिस दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लग गई, जिसको उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं मौके पर से एक आरोपी फरार हो गया। साथ ही पुलिस ने बदमाश के पास से 315 बोर का तमंचा और 3 कारतूस बरामद किए हैं। बांदा के मटौन थाना में 2 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, जिससे विशेष न्यायालय गैंगस्टर एक्ट के दोनों आरोपियों को सजा सुनाते हुए अर्थदंड भी दिया है। आपको बता दें कि 5 साल की सजा और 6000 का जुर्माना लगाया गया है और साथ ही ये भी कहा गया है कि जुर्माना न देने पर 1 महीने की सजा काटनी पड़ेगी। सजा हुई है। ये थाना मटौन का मुकदमा है गैंगस्टर का। तो अभियुक्त इसमें अखिलेश माली और प्रधानी, इनके विरुद्ध 16 मुकदमे पंजीकृत है विभिन्न थानों में, बांदा जनपद में भी और महोबा जनपद में। गैंग चार्ट में भी 4 मुकदमे थे, जिसमें एक मुकदमा था जिसके इन्होंने पुलिस में फायरिंग की और एक मुकदमा 307 SC/ST का। इसके आधार पर इनके ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई की गई थी 2019 में, जिसके आधार पर इनको आज माननीय न्यायालय एडीजे पंचम श्री वीरेंद्र प्रकाश जी कोर्ट से 5 वर्ष का कठोर कारावास और 6,000 रुपये जुर्माने
कुशीनगर पुलिस ने अवैध रूप से चल रहे एक बांग्लादेशी नागरिक और उसके सहयोगी सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि कसिया थाना क्षेत्र के बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तारी किया गया है और साथ ही पुलिस ने बांग्लादेशी नागरिक की मदद करने वाले जहांगीर अंसारी को भी गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। भैया साहब मैं ड्यूटी गाड़ी करके जाऊँ तो वो मुझसे बोला कि पापा मैं टॉयलेट कर रहा हूँ 8:30 बजे की बात है। मैंने क्या करा बेटा फिर बन के घर चलेंगे हम दोनों संग। फिर उसके बाद मैंने थोड़ी देर मैं मोबाइल में रामायण देखा था। फिर नेक्स्ट देर बाद मैंने फ़ोन करो तो फ़ोन घंटी जाए फिर फ़ोन नहीं उठाए और फिर रात वो हमने डोले फिर घर गए और फिर और लड़का ने लेके आया और दोनों तीनों लेन देखी तो मैं बस स्टैंड स्टेशन में आऊँ इधर उधर सब रहा देखी हमें तो कहीं नहीं ठीक है। यूपी की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहे प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। प्रॉब्लम्स थी जो मेरे को स्टेप्स चढ़ते हुए प्रॉब्लम थी वो अब आई थिंक सो 70% इज इम्प्रूव्ड। ठीक है, मेरे को एंकल में प्रॉब्लम थी एंड मेरे को नसेस मसल्स प्रॉब्लम थी क्योंकि मसल्स में काफ़ी पेन रहती है जो अब की इस टाइम पर एक बार मैंने लिया। मैं लास्ट टाइम आया था उसके बाद मैं अब दोबारा आया हूँ तो ऐसे 70% इज इम्प्रूव्ड जो कि डॉक्टर नहीं कर सका। मैंने हाँ मतलब मैं गंगा राम के हॉस्पिटल के डॉक्टर से तकरीबन 2 साल तक ये ट्रीटमेंट करा था कि उनको समझ ही नहीं आया ये प्रॉब्लम क्या है। दैट इज अब बेटर है। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं vikasproduction.gfx@gmail.com पर।